हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं अपने न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर में। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन को डील किया है अभी तक, और वो काफी अच्छे क्वेश्चंस है। मैंने लैंग्वेज चेंज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए। अब ये जो लास्ट टॉपिक जो क्वेश्चंस बचता है वो बचता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के ऊपर। इसको मैंने न्यूमेरिकल्स में ही इसलिए ऐड किया क्योंकि इसको बिना न्यूमेरिकल्स से समझना मुश्किल होगा, राइट। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये बोलता है कि दो टाइप की सिमेट्री होती है। पहले, कभी भी सिमेट्री पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे लाइन जॉइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है वो दो पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, join the 2 points for which R equivalent is to be found। जिन दो पॉइंट के बीच R इक्विवेलेंट निकालना है उन दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। फिर draw a perpendicular line to the line joining the 2 points। मतलब जिन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, जिस लाइन से ज्वाइन किया उसी लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन का, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या होगा? इधर से, ठीक है। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट्स को, एक लाइन जो उस लाइन का परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे ही सिमेट्री भी दो टाइप की होती है। एक सिमेट्री वो होती है जो जिस लाइन को हम ज्वाइन किए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो ज्वाइन किए हैं हम, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर और नीचे, अगर ऊपर और नीचे उस पॉइंट लाइन की जिससे हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन किए, जिसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसके ऊपर और नीचे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे भी आर सेम दिख रहा है, तो मतलब कि पहला सिमेट्री हो जाएगा वो हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। वो हो जाएगा हमारा फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को जिसके अक्रॉस हमें रेसिस्टेंस निकालना है, उस लाइन के परपेंडिकुलर हमने एक और लाइन बनाई है। उस परपेंडिकुलर लाइन, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके लेफ्ट और राइट में अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर हमारे पास आएगा मिरर सिमेट्री, ठीक है। मतलब कि क्या, आप ये समझ लीजिए, इस ब्लैक वाली लाइन में एक मिरर रख दिया है मैंने। मिरर में क्या होगा? अगर मैं ये रेसिस्टेंस को इधर रखूंगा तो जो रेसिस्टेंस इधर है वो इसमें मिरर में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि क्या, सेम रेसिस्टेंस दोनों साइड आ रहा है, इसलिए नाम, अगर इस परपेंडिकुलर लाइन के अक्रॉस अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है इधर और इधर, तो फिर वो हमारा मिरर सिमेट्री है, ठीक है। ऊपर और नीचे है
ऊपर का चीज नीचे अगर सेम है तो मतलब कि क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। मैं इसको फोल्ड कर सकता हूं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ऊपर और नीचे सेम तो फोल्डिंग सिमेट्री। ऐसे रखने वाला चीज जो आप मिरर को सीधा रखेंगे तो फिर ये मिरर सिमेट्री। तो आप समझ गए, हमें चेक करना है अगर फोल्डिंग सिमेट्री है तो फिर क्या होगा, फोल्डिंग सिमेट्री होगा तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके अक्रॉस ऊपर नीचे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आर आर सेम आएगा, ठीक है। अगर उस लाइन के अक्रॉस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उस परपेंडिकुलर के आजू बाजू अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो मिरर सिमेट्री आएगा, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज आता है उससे पहले चलिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इन तीनों फिगर्स में कौन कौन सी सिमेट्री है। यहां पर पहले मैं फर्स्ट लाइन जो क्या बोला है, जॉइन द 2 पॉइंट्स फॉर विच आर इक्विवेलेंट इज फॉर्म। आर ए बी में आर इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो मैं पता करता हूं यहां से लाइन ज्वाइन किया मैंने पहले, फिर मैं चेक करता हूं कि, और दूसरा मैंने एक लाइन यहां से ज्वाइन कर दिया, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं इसके ऊपर नीचे क्या सेम है, आर 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 आर, हाँ भाई सेम है, तो यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट चेक करते हैं, आर 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 आर, हाँ भाई ऊपर नीचे भी सेम देखने को मिल रही है, तो यहां पे मिरर सिमेट्री भी है। ठीक है, अगेन अब यहां पे लाइन ज्वाइन किया, ऊपर नीचे चेक करता हूं, आर 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 आर, हाँ भाई ऊपर नीचे तो सेम है, तो यहां पे भी क्या हो गया, फोल्डिंग सिमेट्री। लेफ्ट और राइट आर 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 सेम है, क्या हो गया, ये हो गया मिरर सिमेट्री। राइट, इसमें बताइए यहां पे आर आर टू आर क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, अब आर टू आर मतलब कि मिरर सिमेट्री, यहां पे दोनों अलग अलग हो गए, लेफ्ट और राइट अगर अलग अलग है तो यहां पे मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि क्या, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री मिरर सिमेट्री दोनों है, इसमें फोल्डिंग और मिरर दोनों है, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है। ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि बताना कैसे है कि कौन सा सर्किट मिरर सिमेट्री सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा फोल्डिंग सिमेट्री। राइट, अब एक की पॉइंट लिखते हैं, क्या कि इन फोल्डिंग सिमेट्री currents through similar branches is same। वोल्ट मिरर सिमेट्री का भी केस लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें समझाऊंगा। इन मिरर सिमेट्री voltages at similar nodes, sorry voltages at similar nodes is same। in mirror symmetry
थ्रू सिमिलर ब्रांचेस, सिमिलर ब्रांचेस इज सेम। ठीक है, मतलब कि क्या, ये दो पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है, यही दो की पॉइंट आपके सारे न्यूमेरिकल्स के लिए काफी है कि हमें कैसे यूजफुल होगा मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट थिंग हमने सीखा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सर्किट मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री सेटिस्फाई करने के बाद क्या चीज हमें देखने को मिलती है। बोल रहा है इन फोल्डिंग सिमेट्री वोल्टेजेस एट सिमिलर नोड्स इज सेम। ठीक है, वोल्टेजेस एट सिमिलर नोड्स मतलब कि क्या हुआ, ये तो पॉइंट है ए, इसमें पहले तो मेरे को ये पता है कि फोल्डिंग सिमेट्री सेटिस्फाई हो रही है, ये पॉइंट हो गया बी। इस वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, फोल्डिंग सिमेट्री में ये दो पॉइंट होगा सेम। ठीक है, मतलब कि अगर इस पॉइंट का वोल्टेज है Vc और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vd, तो फिर क्या होगा, वो होगा Vc इज इक्वल टू Vd। समझे, Vc इक्वल टू Vd होगा, राइट। अगर मिरर फोल्डिंग सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है तो अगर Vc इज इक्वल टू Vd है तो क्या होगा, VCD जो कि किसके इक्वल होता है, Vc माइनस Vd, वो इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया मतलब कि यहां पे वोल्टेज 0 है, मतलब कि क्या हुआ, करंट हो जाएगा 0। ठीक है, करंट हो जाएगा 0, तभी होगा वोल्टेज 0। और ये सेम चीज आप किस में पढ़े हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े हैं कि अगर अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो ब्रिज बैलेंस होता है और करंट 0 हो जाता है। करंट 0 होने से ये ब्रांच हट जाता है और ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाता है। इससे आर इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं तो आर ए बी आता है मेरा आर आर 2R एंड 2R पैरेलल विद 2R इज इक्वल टू R। ठीक है, राइट। ये आप ब्रिज, पहला हमको जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता था उससे कर सकते हैं। सेकंड, फोल्डिंग सिमेट्री से देख लिया कि अगर Vd और Vc सेम है तो VCD 0 हो गया, करंट 0 हो गया, तो हमारा फोल्डिंग सिमेट्री से हम बता दिए कि R इक्विवेलेंट भी अगर इस ब्रांच को निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में और हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा R। मिरर सिमेट्री से अगर चेक करना हो, इधर सेम है इधर सेम है, अगर इधर दोनों सेम है इसका मतलब क्या हुआ, अगर सर्किट ऐसा था और अगर सेम है तो बोल रहा है इन मिरर सिमेट्री करंट थ्रू सिमिलर ब्रांचेस इज सेम। इस ब्रांच में अगर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इस ब्रांच का सिमिलर ब्रांच कौन सा हुआ, ये है ना, तभी तो ये मिरर इसका अपोजिट मिरर, अगर मिरर से थ्रू आप देखें तो इस ब्रांच का सिमिलर हुआ ये, और यहां पे करंट फ्लो हुआ I1। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि इधर तो एंटरिंग टर्मिनल है ना, करंट ऐसे निकलेगा तो इधर से तो जाएगा, इसमें भी ऐसे थोड़ी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहां पे I1 हो रहा है और यहां पे हो रहा है I2, वैसे ही सिमिलैरिटी के कारण, क्योंकि इस सर्किट में मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों था तो यहां पे हमको देखने को मिला इधर I2 आ रहा है इधर I1 आ रहा है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि I1 इधर आए और इधर से फ्लो हो जाए, ऐसा I2 इधर से आए और इधर से फ्लो हो जाए। ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, इधर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा होगा। अगर इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या, इस सर्किट को, इस ब्रांच को मैं हटा सकता हूं, हटा सकता हूं, तो उसमें भी क्या होगा, सेम चीज आ जाएगा कि आर ए बी इक्वल टू आर आ जाएगा, राइट। उसमें भी आर ए बी मेरा आर के इक्वल आ गया। सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें लगाते हैं पर इसको फास्ट वे में करेंगे। अब पहले फोल्डिंग सिमेट्री, लाइन ज्वाइन किया मैंने दो पॉइंट्स के बीच जिसको मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना था, लाइन ज्वाइन किया, देखा ऊपर सेम है आर 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 आर,
फोल्डिंग सिमेट्री तो है, मिरर सिमेट्री भी है, फोल्डिंग सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है VC ये इक्वल टू हो जाएगा VD, तो बीच वाला रेजिस्टेंस गैप कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग और यहाँ पे I2 हो रहा है, तो इधर भी I1 आएगा और इधर भी I2 आएगा, ठीक है। तो इस दोनों केसेस से और तीनों केसेस से व्हीटस्टोन ब्रिज, फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, तीनों केसेस से मैं R इक्विवेलेंट को बता सकता हूं कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट भी R ही होगा, ठीक है। तीनों से R इक्विवेलेंट आ रहा है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ फोल्डिंग सिमेट्री है, मतलब कि क्या हुआ, VD और VC इक्वल है, अपोजिट सिमिलर जो नोड्स हैं वो दोनों सेम हैं, और तो फिर सेम चीज इसमें भी R को हटा सकता हूं मैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट और फोल्डिंग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से मैं ये बोल सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस हट गया, तो R इक्विवेलेंट मेरा आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 3R/2, 2R सीरीज विद R, 3R, 2R सीरीज विद R, 3R, दोनों 3R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट आ गया 3R/2। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया उससे आपको फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री का सिग्निफिकेंस अभी तक उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। क्यों इसलिए क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो तीनों एग्जांपल्स थे वो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से भी हो रहे थे। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं तुरंत बना सकता हूं पैरेलल देख के और बीच वाले ब्रांच को हटा सकता हूं, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कहां से अप्लाई हो रहा है और क्या इसका सिग्निफिकेंस उतने अच्छे से हमको देखने को नहीं मिला। तो अब जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमको देखने को मिलेगा कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा अहमियत रखता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स देख लिया था, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स से आपको काफी हद तक समझ में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। आपको याद होगा सेम फिगर मैंने उसमें यूज किया था जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल कर रहे थे। सेम फिगर था, बस यहां पर क्या हुआ था कि वो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे थे। ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच ओवरलैप नहीं कर रहे थे, और हमने क्या किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हमने ये कर दिया था कि इस ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं, ये हमने साबित कर दिया था और इस ब्रांच को रिमूव कर दिया था, ठीक है। पर इस जगह यहां पर ये दोनों ब्रांच ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब इस केस में हम अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो चलिए मिरर सिमेट्री यूज करते हैं। मिरर सिमेट्री का क्या है, पहले तो लाइन ज्वाइन करना था हमें, ठीक है, ये लाइन ज्वाइन किया मैंने A to B, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, किससे, इस लाइन से, राइट। अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या फिगर सेम है, R R R R, दोनों फिगर सेम है, यहां पे भी R यहां पे भी R। अगर दोनों फिगर सेम है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मिरर सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। मिरर सिमेट्री यहां पे प्रेजेंट है। अगर मिरर सिमेट्री प्रेजेंट है तो अगर इस ब्रांच से करंट मेरा I1 आ रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज में भी I1 जा रहा होगा, ठीक है। अगर इस ब्रांच में I2 जा रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज में भी I2 जा रहा होगा, ठीक है। अगर यहां से I1 निकल रहा है और यहां से I1 फ्लो हो रहा है तो इस ब्रांच में करंट कितना आ रहा होगा, 0 एम्पियर्स। कैसे, जो करंट यहां से निकला वही करंट तो यहां से घुस रहा है, सिमिलरली यहां से जो करंट निकल रहा है वो सेम करंट यहां घुस रहा है, तो इस ब्रांच में भी कितना गया, 0 एम्पियर।
तो अगर मिरर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से सेम करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों ब्रांचेस में, तो यहां पे जब जीरो करंट जा रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं जीरो करंट इज पॉसिबल इन ओपन सर्किट, तो ये सर्किट फिर से रिमूव हो गया। ठीक है, ये सर्किट फिर से रिमूव हो गया। तो अब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट जो आएगा आर आर टू आर टू आर टू आर, दो सॉरी 1 2 एंड 3, तीन 2R रेसिस्टेंस, तीन 2R रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R/3। ठीक है, यहां पे कैसे समझ गया? कैसे मैंने मिरर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से करंट, मिरर सिमेट्री का ये क्या कंडीशन था कि जिस ब्रांच में करंट फ्लो होगा उसके करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज में भी वही करंट फ्लो होगा, और उस कॉन्सेप्ट से मैंने इस ब्रांच को रिमूव कर दिया और मेरा आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट 2R/3। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपका फिर से हम देखते हैं कि कौन कौन से सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ये रहा पहले लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ऐसा ही। पहले मैं फिर से मिरर सिमेट्री लेता हूं। अगर करंट इस ब्रांच में यहां पर, आप पहले देख लीजिए मिरर सिमेट्री सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। ऑब्वियसली हो रही है, आर 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 आर, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट के फिगर सेम है, और अगर इधर I1 करंट जा रहा होगा तो इधर भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? I1, ठीक है। अगर इधर I2 जा रहा होगा तो उसके मिरर इमेज में भी कितना फ्लो हो रहा होगा? I2। अगर यहां पे I1 जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी I1 जा रहा है, और इधर से I2 जा रहा है और इधर से भी I2 निकल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सर्किट को ऐसे कर दूं, तो फिर हो गया ना, I2 गया इसी ब्रांच से फ्लो हो गया, I1 गया इसी ब्रांच से फ्लो हो गया, राइट। अब इन दोनों सर्किट, ये जो रेसिस्टेंस है ये कितना हुआ? 2R, इतने पूरे का हुआ मेरा, यहां पे 2R, ठीक है, ये भी कितना हुआ? 2R। 2R इससे पैरेलल में है, यहां पे भी 2R इससे पैरेलल में है, ठीक है। तो इन तीनों का इतने पूरे का कितना हुआ? 2R/3, ठीक है। कैसे किया मैंने? 2R इंटू R, 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो 2R/3 हो गया। ये भी पूरा कितना हो गया? 2R/3, ठीक है। अब 2R/3 प्लस 2R, यहां पे भी 2R/3 प्लस 2R, ठीक है। तो कितना हुआ? अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो ये हो जाएगा 2R/3 प्लस 2R इज पैरेलल विथ 2R/3 प्लस 2R, ठीक है। तो ये कितना होगा? 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 8R/3, करेक्ट। 3 2 जा 6, राइट, 8R/3। बट ये जो अगर रेसिस्टेंस है, ये इक्वल, दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है, और दोनों किस में है? पैरेलल में। अगर दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल में है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? 8R/2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, दो रेसिस्टेंस, दो इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हो जाएगा 4R/3, 4R/3 आ गया, राइट। अब इस केस में 2R/3 था, इस केस में 4R/3। दोनों क्वेश्चंस को मैंने किसने सेटिस्फाई किया? सॉल्व किया मैंने मिरर सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से।
दोनों क्वेश्चन को मैंने मिरर सिमेट्री से सॉल्व किया। अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री को समझाने के लिए ट्राई करूं तो इसमें, इस सर्किट में इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, राइट, ये एक हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से एक इसी का दूसरा रूप ले लेता हूं क्वेश्चन का, ठीक है। राइट, कैसे? मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और ब्रांच ले लेता हूं, रेसिस्टेंस R, फिर एक और ब्रांच रेसिस्टेंस R, तो बन गया एक क्वेश्चन, ठीक है। बस क्या हुआ, पहले में यहां पे रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड नहीं थे, अब यहां पे रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये केस का आंसर था, R इक्विवेलेंट था फर्स्ट केस का, R इक्विवेलेंट था फर्स्ट केस का 4R/3। अब सेकेंड केस में फोल्डिंग से करूंगा, अगर मैं फोल्डिंग में मैंने क्या कहा था कि अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं, दो पॉइंट्स को एक लाइन किया, और अगर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे अगर सेम है फिगर, तो हमारा फोल्डिंग सिमेट्री सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आर 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 एंड आर, तो यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने क्या कहा था, जैसे कि मिरर सिमेट्री में अगर एक ब्रांच से करंट निकल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज में उसी करंट निकलेगा, वही करंट, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री में अगर इस पॉइंट का, इस नोड का वोल्टेज है V1, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिगर में होगा V1, अगेन V1। इस पॉइंट नोड का वोल्टेज अगर V2 है तो यहां पे भी इसका वोल्टेज भी हो जाएगा V2, राइट। अब हुआ क्या, ये पॉइंट तो है कॉमन, अगर ये पॉइंट है मेरा, चलो 0 मान लेता हूं, पॉइंट O, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस जो यहां पे कनेक्टेड है V1 और O के बीच, यहां पे भी V1 और O के बीच, ये A और O के बीच, ठीक है। और अगर ये पॉइंट है मेरा, चलो A और V1, यहां पे भी A और V1 के बीच, यहां पे भी A और V1 के बीच, और सिमिलरली यहां पे V2 और B के बीच, यहां पे भी V2 और B के बीच, O और V2, O और V2। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ कि ये तो फिगर कुछ इस टाइप का नहीं हो गया, मतलब कि अगर यहां पे भी ये वोल्टेज A और B के बीच कनेक्टेड है, ये रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस भी A और B के बीच कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पूरा इस सर्किट को मिटाकर पैरेलल समझ के उसको लिख सकता हूं सारे रेसिस्टेंसेस को, कि ये हो जाएगा R/2 एंड देन R/2 एंड R/2, और ये है R और ये है R, ठीक है। यहां पे ये सारे क्या हो गए, R/2, ठीक। अब यहां पे फिर से ये नोड, इस पॉइंट को मैं फिर से मिरर सिमेट्री से क्या कर सकता हूं, I1 फ्लो हो रहा होगा तो इस पॉइंट, यहां पे भी I1 जा रहा होगा, तो इस पॉइंट को फिर से मैं सेपरेट कर सकता हूं, ठीक है। हो गया सर्किट सिंप्लीफाई। अब क्या हुआ, R और R/2 एंड R/2, इतना पूरा कितना हुआ, R के इक्वल। R पैरेलल विथ R/2 कितना हुआ, R पैरेलल विथ R/2 हो गया अपना एक मिनट सॉल्व करते हैं, R/3 आ रहा है शायद, R इंटू R/2 गोस R प्लस R/2,
3r/2, सो ये हो जाएगा r² 2 अपॉन 3r/2, तो r/3। ठीक है, तो ये तीनों हो गए r/3 के इक्वल, ये हो गया r/3 के इक्वल, राइट। अब हमारा सर्किट कैसे हो गया, हमारा सर्किट हुआ ये r/2 हो गया r, सीरीज में है r/3 के, और इधर है 2r। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये सर्किट हो जाएगा r/2 हो गया r/2 हो गया r, एंड इन सीरीज r/3 और इधर 2r, और ये हो गया पॉइंट B, 2r r/3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कितना हुआ, ये हो गया 4r/3, ये हो गया 4r/3। ठीक है, 4r/3 इज पैरेलल विथ 2r, कितना हो गया 4r/3 इंटू 2r प्लस 4r3 प्लस 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 8r/3 अपॉन 4 3 2 6 6 10 r/3, कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 4/5r। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस को और कनेक्ट कर दूं इन दोनों के बीच में उस सर्किट को सिंप्लीफाई करके, तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया सेकेंड केस में 4r/5। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक पहले मिरर सिमेट्री से सॉल्व किया, सेकेंड में मैंने एक और ब्रांच कंसीडर कर लिया बीच में और फोल्डिंग सिमेट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आपके जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी से समझना है, एग्जाम में जो आपको जल्दी क्लिक करे उस मेथड को आप चूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री ज्यादा अच्छा होता है, कुछ क्वेश्चन में कुछ फोल्डिंग सिमेट्री जल्दी आंसर दे देता है। तो अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को मुझे रिफर करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। मैंने अभी तक ये सिर्फ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर ही आया सब कुछ, हम लोग ने R इक्विवेलेंट ही निकाला सभी में। ठीक है, यहां पे पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और रेसिस्टेंस से जितने भी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किया है और सारे वैरायटीज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, अगर आप प्रॉपर लिख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे और उन क्वेश्चन को याद नहीं कर रहे होंगे बल्कि उनके पीछे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि किस कॉन्सेप्ट से कैसे फ्रेम किया जा रहा है, कैसे घुमाया जा रहा है बातों को, बस अगर आप उसको कैच कर लिए और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप इसी 60 क्वेश्चन से भी अगर एग्जाम में अपीयर करेंगे तो डेफिनेटली अगर कोई नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसको अटैक जरूर कर लेंगे, उसको आप एक अच्छे अप्रोच से जरूर सॉल्व करने की अपने में कैपेसिटी रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस पे आपको करवाए वो सारे आपको अच्छे लगे होंगे, सारे आपको समझ में आए होंगे। तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस को खत्म करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर के ऊपर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।